नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट से। और फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट वीडियो, सब कुछ फर्स्ट ही हो रहा, ठीक है ना। सो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी हम शुरू कर रहे हैं आज। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस, किसी सब्जेक्ट की जो मैंने बना रखी है वीडियो आपको देखनी है, तो उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, उनको प्ले करके आप पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। क्लियर गाइज। सो आज शुरू करेंगे हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसका कोड है E302, लिंग, विद्यालय और समाज। सो यहाँ पे हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन इन जेंडर जो देखेंगे, और एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। क्लियर गाइज। और उनके अधिकारों की चर्चा करेंगे और वो देखेंगे कमियाँ कि कहाँ पर उनको हमने पीछे छोड़ दिया, एक सोसाइटी को, एक वर्ग को, और वो क्यों पीछे रह गया। उसके उत्थान के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है और हम और क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी इस सब्जेक्ट में। सो गाइज, शुरू करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर। व्हाट इज जेंडर? सेक्स भी इसको बोला जाता है। अपने फॉर्म फिलअप करते हुए देखते होंगे, कहीं पे लिखा होता है सेक्स लिखा होता है, या फिर जो है ना जेंडर लिखा होता है, या फिर लिंग लिखा होता है हिंदी में, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम क्या मेल या फीमेल, हम वहाँ पे जो भी होता है वो ऑप्ट करते हैं। क्लियर है। सो क्या होता क्या है? तो यहाँ पे बात चलती है सारी जो इसमें आएगी वो नारीवाद की, है ना, क्योंकि नारियाँ ही पीछे छूट गई। बहुत दबाया गया, बहुत ज़्यादा दबाया गया नारियों को, और उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था कि अरे ये तो लड़की है, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, ऐसे ही कि छोड़ो सब। और बहुत आपने सुना भी होगा कि जो भ्रूण हत्या है, अगर किसी को पता लग गया कि लड़की है गर्भ में, तो वो डॉक्टर से सेटिंग करके वहीं पे उसको जो है ना ख़त्म करा देता था। एक बहुत घिनौना कृत्य है ये, दंडनीय अपराध है। और दंडनीय अपराध तो छोड़ो, ये तो एक मतलब दंड संहिता है हमारी, है संविधान है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप में ये कितना मतलब घिनौना या फिर क्रूर कृत्य है कि किसी की जान लेना, बहुत गलत बात है गाइस, ठीक है। तो ऐसा होता था, और या फिर मैं यूँ कहूँ कि होता है। सो उसी पे ये पूरा सब्जेक्ट है, उसी पे इसमें चर्चा होगी। सो इसकी जो जेंडर की जो अवधारणा है वो नारीवादी लेखकों में जो ज़्यादा सामाजिक चर्चाओं में आई वो 1970 के दशक में ये प्रचलित हुई, और यहाँ पे जो है ना लेख वगैरह प्रकाशित होने लगे, बुक्स वगैरह आने लगी। बहुत सारे जो फेमिनिस्ट थे या फेमिनिज्म के ऊपर जो लिखते थे, उन्होंने इसके ऊपर कार्यक्रम चलाया, मुहिम छेड़ दी, और ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, या हो क्या रहा था, अब तो खैर चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, जनता जागरूक हो रही है, लेकिन पहले जो हो रहा था वो ये था कि लिंग के आधार पर विभेदीकरण, जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो बहुत ज़्यादा था। कि पुरुष प्रधानता, अभी भी पुरुष प्रधानता ही है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे, लेकिन ये कुछ आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा थी कि जो पुरुष ने कर दिया, जो निर्णय ले लिया, जो कार्य के लिए बोल दिया वही होगा, फिक्स है। औरत अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक पुरुष प्रधान समाज वहाँ पे बन गया था, जहाँ पे महिलाओं को बहुत गौण समझा जाता था, और जिसके लिए आवाज़ उठनी शुरू हुई 1970 के दशक से। बहुत सारे यहाँ पे फेमिनिस्ट थे, जिनके नाम अगर मैं बताऊँ, स्पेंसर ने भी उनके बारे में बोला है, ओकले ने बोला है, या फिर सिमोन बियोवियर, या फिर जिसकी हम बात करेंगे अभी मेविया गैटिन्स गैटिन्स करके हैं, ठीक है, पेपनेक थे। तो बहुत सारे इन लोगों ने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने जो लेख थे वो प्रकाशित की, ठीक है दोस्तों। अब जेंडर को इन्होंने कैसे, कुछ सिद्धांतकार क्या सुझाव देते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो जैविक अंतर है, उनके मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन का परिणाम है। वे तर्क ये देते हैं कि जो पुरुष है वो महिलाओं से ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि एडवांस है, ज़्यादा अच्छे से सोच समझ सकता है, ज़्यादा अच्छे से सारे कार्य कर सकता है, ऐसा कुछ सिद्धांतकार सुझाव देते हैं या मानते हैं। लेकिन
अन्य जो पक्ष है, जो कि मैं सही भी मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा, मतलब लड़कियां हर फील्ड में, और मैं कह रहा हूँ कि लड़कों से आगे हैं, हर फील्ड में आगे हैं। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ नहीं हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है। क्लियर गाइस? सो कुछ सिद्धांतकार जो है ना पुरुषों को उत्तम मानते हैं, कुछ सिद्धांतकार मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये तो जो है पितृसत्तात्मक जो है पैट्रियार्की प्रणाली द्वारा समाज ने ही इस चीज़ को, अंतर को विकसित कर दिया और उन्होंने महिलाओं को गौण समझाया गया, सभी के दिमाग में बात डाल दी गई। ठीक है, ऐसे ही चलता आ रहा है और सबने ऐसे ही मान लिया। तो 1972 में ओकले ने अपनी पुस्तक है, उनकी पुस्तक है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। सो उसमें उन्होंने इस शब्द को अन्वेषित किया है, प्रयोग किया है, इस पर डेफिनेशन दी है, लिखा है। उसने कहा है कि पश्चिमी जो संस्कृति में महिला है, गृहिणी एवं माँ की भूमिका निभाती है। यह इसलिए है क्योंकि महिलाओं को उनकी जैविक स्थिति के आधार पर यह भूमिकाएं निभाने के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब है कि उनको पहले से ही बता दिया गया है कि आपके कार्य है घर में रहना है, इसको सजाना है, संवारना है, खाना बनाना है, सबका ध्यान रखना है। तो ये एक परंपरागत सोच है जो चली आ रही है बरसों से, और ऐसा ही चलता आ रहा है, बहुत दिनों तक ऐसा ही चला। अब परिवर्तन थोड़ा आने लगा, लेकिन हम ये पहले की ही बातें पढ़ रहे हैं कि पिछले समाज में क्या होता था, है ना। इसमें जो बुक में ज़्यादातर जो बातें हैं वो 1800, 1900 इन शताब्दियों की है कि उसमें क्या हो रहा था। तो ओकले ने निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं तथा पुरुषों की यह भूमिका पितृसत्तात्मक समाज को समर्थन एवं कायम रखने में सहायक है। जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, अपने घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस घर के काम संभालने हैं, और आदमी कुछ भी कर सकता है। और मतलब अच्छे पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी। पॉजिटिव में ये कि भाई उसको कमा के लेके आना है, जो भी आर्थिक ज़रूरतें हैं वो सारी आदमी के हवाले हैं, उसी को देखनी है, उसी को समझनी है। नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि वो महिलाओं पे अपना एक हुक्म चलाते हैं, उनको एक क्या कह सकते हैं, स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं कि ये करो वो करो ऐसे बैठ के। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। ऐसे ही सिमोन डी बियोवियर ने अपनी एक बुक थी उनकी द सेकंड सेक्स, उसमें कहा है कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती, समझोती। अभी मैं क्लियर करता हूँ। क्या कहा है कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। उनका कहने का मतलब था ऐसी महिलाएं जो दबी हुई हैं, जो कुछ कर नहीं रही हैं, बस हुक्म को मान रही हैं, जैसा कह दिया गया वैसा ही वो कर रही हैं, घर के अंदर हैं, बोला कि पढ़ना नहीं है तो नहीं पढ़ी, ठीक है, उनको बोला ये काम करो तो कर दिया। ऐसी महिलाओं को के लिए बात कर रहे हैं वो, कि ऐसी कोई भी महिला पैदा नहीं होती, उसको बनाया जाता है समाज में शुरुआत से ही। उसको कैसे कि अगर लड़की पैदा हो गई, लड़का भी, दो भाई बहन हैं, तो भाई को खुली आज़ादी है कि कुछ भी कर, बाहर जा, घूम फिर, लेट नाइट कुछ भी कर। लड़की को आज़ादी नहीं थी कुछ भी करने की, पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी जो, ठीक है, बाहर घूमने की तो बात ही छोड़ो, पढ़ने तक की भी आज़ादी नहीं थी। ठीक है, तो पहले से ही उसको ऐसा माहौल में रखा जाता है, वैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो मन वैसा ही हो जाता है। ठीक है ना। अब मोविया गेटेंस ने भी, इन्होंने भी यही बोला है। सब ने एक ही बात बोली है लगभग, है ना, महिलाओं के बारे में, क्योंकि जो उस वक्त के हालात थे तो वो तो सेम ही थे, और लगभग सभी ने वही बात बोली। पुरुष शरीर एवं महिला शरीर सामाजिक मूल्य एवं महत्व के आधार पर नितांत भिन्न है। अगर हम पुरुष शरीर को देखें और महिला के शरीर को देखें तो बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और सामाजिक मूल्य एवं महत्व के आधार पर भी समाज में उनका रोल भी अलग अलग है, कि जो पुरुष है वो बाहरी कार्य करेगा, सब बाहर के कार्य करेगा, महिला जो है वो घर को संभालेगी, है ना, बच्चों का ध्यान रखेगी। तो ये भिन्न है। अब पुरुष तो बच्चों को दूध नहीं पिला सकता, लेकिन महिला पिला सकती है ना। तो ये जैविक भिन्नता है। ठीक है दोस्तों, परंतु इसका पुरुष एवं महिला चेतना पर कोई सुस्पष्ट प्रभाव नहीं होता। कुछ शारीरिक वृत्तांतों का विशेष महत्व होता है, ये विशेषता एक ही लिंग में उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने मतलब यही जो जैविक जो भिन्नता है, जो शरीर की, जो हम देख के भिन्न
अब डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई औरत का शरीर इस टाइप का है और मर्द का शरीर जो है ना डिफरेंट है, उस पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। सो जो जेंडर का यहाँ पे मेन मोटिव था वो यही बताने का था कि पुराने समाज में एक पर्टिकुलर जेंडर को देख के कैसे व्यवहार किया गया है और कैसे हम समझ जाएंगे कि हाँ ये औरत है या ये पुरुष है। और उस दौरान महिलाओं का स्थान जो था वो बहुत गौण था, बहुत नीचे था, और पुरुषों का स्थान सबसे ऊपर था। ठीक है दोस्तों।